नमस्कार। आंचलिक विज्ञान केंद्र के सभी अधिकारियों एवं सहयोगियों को मेरा नमस्कार। आज हिंदी पखवाड़े के समापन के अवसर पर मैं आपके मध्य हूँ, अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हूँ। हिंदी को कैसे लोकप्रिय बनाया जाए और हमारा अपना योगदान क्या हो हिंदी भाषा के प्रति, हम किस प्रकार हिंदी भाषा में अधिक से अधिक काम कर सकें, इस पर बातचीत करने के लिए मैं आपके समक्ष हूँ। और मैं आभारी हूँ उन सभी अधिकारियों के प्रति जिन्होंने मुझे अवसर दिया, और इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जो कि कोरोना वायरस के कारण जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, जिनसे हम एक दूसरे से सम्मुख उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं स्वास्थ्य के कारणों से, उसके फैलाव के कारणों से। तो इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ने हमको एक दूसरे के संपर्क में आने का ये सुअवसर दिया है। मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ और आप सबको हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़े की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ये हिंदी दिवस केवल एक दिन मनाए जाने वाली तिथि नहीं है, इसके लिए हमें दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। हम दृढ़ संकल्पित हों कि हम हिंदी भाषा में अधिकाधिक काम करेंगे और हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने में अपने अपने स्तर से किस प्रकार योगदान करेंगे। आप सब विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हैं और आपसे विज्ञान के साथ साथ हिंदी भी आगे बढ़े, इस दिशा में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। मैं कहना चाहती हूँ कि जब हम भारत की बात करते हैं तो हम किसी भी भाषी क्षेत्र के हो सकते हैं। हमारी मातृभाषा कुछ भी हो सकती है, गुजराती, मराठी, बांग्ला, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, कुछ भी। लेकिन जब हम भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हमारी भाषा हिंदी होती है। इसलिए नहीं कि हिंदी केवल हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और यहाँ की भाषा राजभाषा या यहाँ की बोलचाल की भाषा या यहाँ के अधिकांश लोगों की मातृभाषा हिंदी है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हिंदी एक अपने वृहद फलक पर संपर्क भाषा के रूप में भी हमें दिखाई देती है। जब हम भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए विश्व स्तर पर सोचते हैं तो हिंदी हमारी अस्मिता है, हिंदी हमारे सम्मान की भाषा है और हिंदी हमारे संपर्क सूत्र की भाषा है। हिंदी वो माध्यम है जो हमें भारतीयता का गर्व करने के लिए, भारतीयता पर अपनी अखंड आस्था प्रकट करने का एक माध्यम देती है। मैं आज स्मरण करना चाहती हूँ महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी ने इस स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी, एक नया आयाम दिया और हम क्रांतिकारियों के साथ साथ अहिंसा के पथ पर चलते हुए अंग्रेजों को अपने देश से बाहर भेजने में सफल हुए। तो ये गांधी जी की नीति थी। गांधी जी अकेले नहीं थे, उनके साथ एक समूह था जिसने उन्हें हर स्तर पर सहयोग किया। गांधी जी, आप हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी के बहुत अच्छे विद्वान थे। वे बहुत अच्छे, उन्होंने वकालत की थी, इसलिए बहुत अच्छे वकील भी थे और वे विदेशों में भी जाकर, दक्षिण अफ्रीका आदि के संबंध में हम सभी परिचित हैं। भारतीय होने के साथ साथ वे एक अच्छे वकील के रूप में भी वहाँ स्थापित थे। भारतीय के रूप में नहीं, एक अच्छे वकील के रूप में उनकी एक निष्ठा थी, एक आस्था थी, उनकी एक पहचान थी। परंतु वहाँ की रंग भेद नीति से प्रभावित होकर, उससे उनके मन में जो वितृष्णा उत्पन्न हुई, उस मूल को लेकर वे भारत लौटे और उन्होंने इस बात का अनुभव किया कि भारतीयों को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति दिलाने में उन्हें पहल करनी होगी। उन्होंने सबसे पहला काम जो किया वो भारत भ्रमण का काम था। भारत की विविधता के दर्शन करते करते उन्होंने एकता के सूत्र खोजे। इस एकता के सूत्र को पिरोने में
हिंदी का क्या योगदान हो सकता है, ये गांधी जी ने समझा और तभी उन्होंने कहा कि दुनिया से कह दो गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। गांधी जी गुजराती परिवार से थे, उनकी मातृभाषा गुजराती थी, लेकिन उन्होंने हिंदी को स्वतंत्रता आंदोलन की भाषा के रूप में स्थापित किया और उनसे पहले ये काम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भी कर रहे थे। ये 1857 की जो क्रांति थी, उस क्रांति को लेके जब उससे पूर्व 1857 की क्रांति से पूर्व ही हमारे भारतवासियों के मन में स्वतंत्रता प्राप्ति की आकांक्षा थी। उस आकांक्षा को निरंतर विकसित करने में हमारे साहित्यकारों ने भी योगदान दिया और 19वीं शताब्दी में जब हिंदी काव्य शास्त्र की भाषा से बदलकर गद्य की दिशा में आगे आगे बढ़ रही थी, उसमें गद्य का सृजन हो रहा था, तब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे थे कि हिंदी या खड़ी बोली नए चाल में ढल रही है। और वही नए चाल में ढली हुई भाषा हिंदी आज इतने परिष्कृत रूप में हमारे सामने है। इसके नए चाल में ढलने से तात्पर्य भारतेंदु जी का उस समय ये था कि आम बोलचाल के शब्द जो संस्कृत निष्ठ भाषा से इतर थे, ब्रज भाषा से भी अलग थे, क्योंकि उस समय काव्य की भाषा ब्रज थी। उससे इतर जो हिंदी बन रही थी उसको वो नए चाल में ढलने वाली हिंदी कह रहे थे। आज हिंदी उससे भी अलग, उससे भी आगे और उससे भी बहुत आगे बढ़ते हुए इस रूप में है कि वो एक समृद्धशाली भाषा के रूप में हमारे सामने है। विश्व में अगर सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा के रूप में चीन की भाषा को माना जाता है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है, तो वो उसके सापेक्ष दूसरी बड़ी भाषा, बड़े फलक पर बोले जाने वाली भाषा अगर कोई है तो वो हिंदी भाषा ही है। हिंदी भाषा की विशेषताओं के बारे में मैं आपसे क्या क्या कहूँ। ये बहुत सारी बातें हम सभी जानते हैं और उन्हें दोहराना भी चाहते हैं, क्योंकि ये माँ हिंदी को समर्पित माँ है और मात्र यही माँ नहीं, हमारा जीवन हिंदी को समर्पित हो, ये भावना हमारे मन में घर कर जाए तो हिंदी की स्थिति के बारे में हमें इस तरह के आयोजनों का आनंद लेने का अवसर बार बार मिलेगा। मैं बताना चाहती हूँ कि आप सभी जानते हैं हुई होंगे कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ और ये संपर्क भाषा के रूप में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक हिंदी प्रचलित हुई, हिंदी के जानने वाले, बोलने वाले उसे कहाँ से कहाँ ले गए। अनुवाद के माध्यम से उत्तर की भाषाओं ने, उत्तर की मुख्यतः भाषा हिंदी ही है, ने दक्षिण के ग्रंथों का रसास्वादन किया और दक्षिण के लोगों ने उत्तर की भाषा के माध्यम से यानी हिंदी के माध्यम से इसे वहाँ यहाँ के साहित्य का रसास्वादन किया। तब पश्चिम और पूरब का भेद भी इसी प्रकार भाषाओं के आदान प्रदान से मिटा और स्वतंत्रता के इस चरण में जब हमें सौभाग्य मिला कि हम स्वतंत्र देश में सांस ले सकते हैं, तब हिंदी को राजभाषा की रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जाने लगा। राष्ट्रभाषा, राजभाषा का कोई भी भेद नहीं। ये भारत है और यहाँ जितना बड़ा ये प्राकृतिक प्रदेशों से हम इतने बड़े भारत देश में सौभाग्य से रहते हैं, जहाँ प्राकृतिक विभेद हैं, आप संपदा की विविधता है, वहाँ रहन सहन, भाषा और बोली की भी
विविधता है। प्रकृति के अनुसार हम अपने व्यवहार को करते हैं और उस व्यवहार में हमारे जो सामान्य भाषा के शब्द हैं वो स्वतः ही आ जाते हैं। नए शब्दों का गठन प्रकृति, भूगोल और परिवेश के अनुसार होता है। तो हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली 14 सितंबर को 1949 में। तब भारतीय संविधान का निर्माण की सभाएं हो रही थीं, कमेटी की बैठकें हो रही थीं, विद्वानों की समितियां बनाई जा रही थीं। तो जिस प्रकार हम बोली और भाषा के विभेद को भूलकर एक राष्ट्र के लिए जिस प्रकार एक पक्षी, एक पशु, एक प्रतिनिधि के रूप में हमने स्वीकार किया, उसी रूप में हमें एक भाषा की भी आवश्यकता थी और हिंदी ही वो भाषा हो सकती थी, ऐसा हमारे देश भर के विद्वानों का मत था। इस हिंदी भाषा के साथ सभी भाषाएं, सभी भारतीय भाषाएं समान अधिकार रखें, समानता से रहें और उनमें कोई परस्पर विभेद ना हो, संपर्क रहे और प्रेम व्यवहार बना रहे। इसलिए सभी भाषाएं हिंदी की बहनें कहलाईं और बहनों में तो प्रेम होता ही है और जब बहनों के जो बच्चे होते हैं वे उनमें भी मौसेरा संबंध होता है। तो यही स्थिति हमारी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा के प्रकरण में हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी अस्मिता की भाषा है, हमारे गर्व की भाषा है। इसलिए केवल सरकारी नियमों के द्वारा ही इसको राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए, ये संभावना हमें नहीं रखनी है। हमें इसे पूरे मान सम्मान और निष्ठा के साथ, अपनी आत्मा के साथ इसे स्वीकार करना है। तो मैं बता रही थी कि संविधान सभा में हिंदी को सर्वसम्मति से राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और ये भी अपेक्षा की गई कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होगी और ये देवनागरी लिपि पूरे देश में एक समान रूप से लिखी जाए। इसके लिए वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन हुआ। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग ने अनेक कोशों के माध्यम से हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं से संयुक्त किया। कुछ ऐसे शब्द जो भारतीय भाषाओं से हिंदी में आए, उनका सुंदर अनुवाद और अनेक ऐसे शब्द जो संस्कृत की पृष्ठभूमि से हिंदी में जुड़े, उनका सरलीकरण करने का बहुत सुंदर प्रयास वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग और इस तरह की भाषा संबंधी अन्य संस्थाओं द्वारा किया गया। हम जब कार्यालय की बात करते हैं तो कार्यालय स्तर पर आप लोग वैज्ञानिक हैं, विज्ञान की शोध पर काम करते हैं, आंचलिक विज्ञान केंद्र है आपका। तो हम अपने पूर्व वैज्ञानिकों का स्मरण करें तो हमें बहुत सारे ग्रंथ संस्कृत में और हिंदी में, प्राकृत में भी, हिंदी आज जिस रूप में है उसमें अपभ्रंश और प्राकृत का भी अपना योगदान है उसके विकास में। संस्कृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से प्राकृत और प्राकृत से फिर वर्तमान हिंदी जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं वो स्वरूप में आई। इस क्रम में हमारे जो वैज्ञानिक थे, हमारे खगोल शास्त्री थे, हमारे ज्योतिषविद थे, वे सब उत्कृष्ट ग्रंथों का सृजन कर रहे थे और उन ग्रंथों का सरलीकरण
उन ग्रंथों को समझने के लिए हिंदी ने हमें बहुत महत्वपूर्ण अवसर दिए। अनेक ऐसे सिद्धांत हैं जो कहीं भी विश्व में मान्यता प्राप्त होने से पूर्व भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहे और उन्हें अब धीरे धीरे उनकी प्राचीनता पर हम काम कर रहे हैं और विचार आ रहा है। जहाँ तक हिंदी की बात है तो हिंदी की जो सार्वभौमिकता है उसमें एक मुख्य कारण ये है कि हिंदी भाषा में अन्य भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त विश्व की अनेक भाषाओं के अनेकानेक शब्द समाहित कर उनका स्वागत कर उन्हें अपने में प्रचलित करते हुए हमने स्वीकार किया है और इसीलिए हिंदी सबको अपनी सी भाषा लगती है। हिंदी भाषा का अपना व्याकरण है, एक परिष्कृत वैज्ञानिक लिपि में लिखी जाने वाली ये भाषा है। वैज्ञानिक लिपि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हिंदी भाषा में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। अगर हमारा उच्चारण शुद्ध होगा, हम सही शब्द को उच्चारित करेंगे तो हम निश्चित रूप से हिंदी में कभी लिखने में भूल नहीं कर सकते। तो इसलिए सर्वप्रथम तो हमें अपने उच्चारण पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि जब हम सही उच्चारण करेंगे तो सही लेखन करेंगे। जब हम सही लेखन करेंगे तो हमारी जो कार्यालयी कार्य पद्धति है उसमें निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। हिंदी की एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि सबसे अच्छी बात यह है कि हमने अन्य भाषाओं के जो शब्द हैं, चाहे वो अंग्रेजी के हों, चाहे फ्रेंच के हों, चाहे स्पेनिश के हों, चाहे किसी जर्मनी के हों, जर्मन भाषा के हों, हमने उन्हें उसी प्रकार से ग्रहण किया और अपनी देवनागरी में उसे एक लिखकर एक नया शब्द अपनी भाषा का दिया। हम वर्तनी अपनी प्रयोग करते हैं और शब्द किसी भी भाषा का हो सकता है। इसलिए हिंदी धीरे 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 सहज और सरल होती जा रही है। जब भारतेंदु जी कह रहे थे निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही कुसूल, तो वे निश्चित रूप से अपनी मातृभाषा के साथ साथ सभी भाषाओं की बात कर रहे थे। वे केवल हिंदी की बात नहीं कर रहे थे, वे केवल हिंदी के प्रचार प्रसार की बात नहीं कर रहे थे, वे केवल अपने उत्तर भारत की बात नहीं कर रहे थे, वे भारतवर्ष की बात कर रहे थे, वे भारतवर्ष की उन्नति की बात कर रहे थे और वे पूरे भारतीय साहित्य की बात कर रहे थे जिसे वे विश्व स्तर पर ले जाना चाहते थे। और निश्चित ही जिस भाषा के पास तुलसीदास जैसा महाकवि है, जिनका ग्रंथ रामचरितमानस भारतीयता की पहचान है, मैं तो उसे भारतीय संस्कृति की आचार संहिता मानती हूँ और कहती भी हूँ, क्योंकि भारतीय परिवेश को पहचानने के लिए तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हमें हर पल स्मरण होती हैं और इस ग्रंथ ने विश्व स्तर पर हमें बहुत अधिक पहचान दिलाने में सहायता की है। कार्यालयी काज के लिए भाषा का जो अच्छा स्वरूप है वो उसका शुद्ध रूप होना चाहिए। इसके लिए कुछ मानक हैं, उन मानकों पर काम करते हुए हमें अपनी भाषा की शुद्धता पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक वैज्ञानिक शब्दावली की बात है, आप लोग विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में काम करते हैं, शोध कार्य भी होता है आपके यहाँ, और आपके शोधार्थी विद्यार्थी
संभवतः अपनी जो शोध ग्रंथ हैं उनको अंग्रेजी भाषा में उन पर काम करते होंगे, लेकिन मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध चिकित्सा महाविद्यालय यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो है उसके एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर सूर्यकांत जी। उनका उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिन्होंने अपनी चिकित्सा से संबंधित जो उनका शोध कार्य था उसको उन्होंने हिंदी में प्रस्तुत किया और उन्हें स्वीकार्यता मिली। आज वे पल्मोनरी विभाग में विभागाध्यक्ष हैं मेडिकल कॉलेज के और नित्य नए प्रयोगों से हिंदी को समृद्ध करने में वे अपना योगदान देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि विज्ञान के क्षेत्र में काम नहीं हो सकता। इसी प्रकार डॉक्टर विनोद जैन जी हैं जो वहाँ पे पैरामेडिकल के निदेशक हैं और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी ऐसी पुस्तकों का सृजन किया है जिनके माध्यम से हिंदी में ऐसी पुस्तकों का सृजन किया है जिनके माध्यम से अनेक गंभीर बीमारियों के संबंध में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सामान्य प्रक्रिया से उन बीमारियों का अपने स्तर पर भी समाधान कर सकते हैं चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार। इसी क्रम में डॉक्टर अनिल कुमार त्रिपाठी जी का भी नाम मैं लेना चाहती हूँ। तो कुछ नाम हैं, ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में, जिन्होंने वनस्पति शास्त्र के क्षेत्र में, NVRI के एक डॉक्टर आनंद प्रकाश हैं, उन्होंने भी हिंदी में बहुत अच्छी पुस्तक लिखी उत्तर प्रदेश की वनस्पतियों के बारे में। उनका शोध कार्य तो वनस्पतियों पर ही है और वहाँ भी मुझे जाने का सौभाग्य मिला। वहाँ भी काम काज की भाषा, भले ही वहाँ शोध जो हो रहे हैं उनकी प्रस्तुतियाँ अंग्रेजी भाषा में हों, लेकिन वहाँ भी हिंदी में बहुत तेजी से काम करने की परंपरा प्रारंभ हुई है। आपके यहाँ भी और मुझे जहाँ जहाँ भी कार्यालयों में जाने का अवसर मिला, गेल के कार्यालय या अन्य कार्यालय में भी मुझे जाने का अवसर मिला, तो मैंने देखा कि केवल उत्तर भारत के ही लोग नहीं हैं, वहाँ भारत भर के लोग हैं, दक्षिण से, पश्चिम से, पूरब के और ऐसे क्षेत्रों के लोग इस नौकरियों में जो हमारी पारदर्शिता है उसको दृष्टिगत रखते हुए वे सब जगह काम कर रहे हैं और अपनी मातृभाषा के साथ साथ पूरी तन्मयता से, पूरी निष्ठा से और विभिन्न प्रकार के अपने उपायों से हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनकी लोकप्रियता के साथ साथ आप सब भी अपने को संयुक्त करें, यही शुभकामना मेरी है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हिंदी हमारे माथे की बिंदी है, विश्व स्तर पर हमारी संवेदनाओं के साथ जुड़ी है। तो मैं अपनी कुछ पंक्तियाँ मेरी कविता की हैं, उससे अपनी बात को समाप्त करना चाहती हूँ। माँ मेरी हिंदी है, नित्य नए शब्दों से, नित्य नए भावों से, नित्य नए वचनों से करूँ मैं तुझे नमन। माँ मेरी हिंदी है, माथे की बिंदी है, विश्व के ललाट पर करूँ मैं तुझे श्रवण, करूँ मैं तुझे श्रवण। मन की अभिलाषा है, गौरवशाली भाषा है, सम्मुख विभाषा है, पूर्ण करना है जतन, करूँ मैं तुझे नमन। मीरा ने गाए गीत तुलसी बन गए मीत, रहीम रसखान सा करना है हमें आज यत्न, करूँ मैं तुझे नमन, करूँ मैं तुझे नमन। मैं बहुत आभारी हूँ, आप सबने मुझे आमंत्रित किया और मुझे अवसर दिया कि अपनी बात आप सबके सामने रख सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।